हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और ये हमारा पार्ट 8 होगा। और आज की टॉपिक होगी हेसेस लॉ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसको हेसेस लॉ को समझना बहुत ही ईजिली है क्योंकि इस लॉ को हेस ने ही दिया था इन 1840 में। 1840 में इसको हेस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज जो होती है वो सेम होती है, अगर वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है। देखिएगा, इस पॉइंट को डिस्कस करिएगा। अब ये देखिए, ये हम क्या कहते हैं, ए से मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी है। हमको ए से बी तक हम गए हैं। यहाँ पे हमारा जो एंथैल्पी मान लेते हैं, टोटल एंथैल्पी हमारा इतना लगा है, एच डेल्टा एच लगा है ए से बी जाने में। अगर क्या हुआ कि सपोज कि हम डायरेक्ट ए से बी में जाके हम पहले ए से कहाँ आए, ए से मान लेते हैं हम यहाँ पे सी पे आए हैं। ए से हम आए हैं सी पे आए हैं और सी से हम फिर गए हैं डी पे और डी से फिर हम गए हैं ए पे। इससे हम आए हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं ऐसे। यानी कि पहले हम यहाँ पे आए हैं, फिर इधर गए हैं, फिर यहाँ पे आए। अगर सपोज ए से हम सी पे आते हैं उस समय जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज है ये H1 हो गया। यहाँ पे सी से डी तक जाने में जो एंथैल्पी चेंज है मेरा ये H2 हो गया और डी से बी तक जाने में एंथैल्पी चेंज हो गया मेरा H3। तो कहने का मतलब हेसेस लॉ ये बोलते हैं कि अगर हमको ए से बी तक आने में जितनी एंथैल्पी लगी है, अगर हमको ए से बी तक आने में अगर हम सेवरल स्टेप में होके बी तक आएँ तभी हमारा एंथैल्पी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको डेल्टा एच फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये H1 प्लस डेल H2 और प्लस डेल H3 प्लस डॉट डॉट और भी चाहें तो और भी स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, जो एंथैल्पी चेंज होती है वो इक्वल होती है जितना कि पहले की एंथैल्पी चेंज होती है उस रिएक्शन के अंदर। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हेस इन 1840। ये जो हमने अभी आपको बताया वैसे ही हमने लिखा है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हेस 1840। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन इज सेम whether the chemical reaction takes place in one or several step। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, उसकी एंथैल्पी चेंज क्या होती है, हमेशा सेम ही होती है। आप देख सकते हैं जहाँ तक यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। जैसे कि यहाँ से ए से बी तक गए हैं तो टोटल एंथैल्पी इतनी लगी है। और हमने क्या किया कि ए से बी जाने में टोटल एंथैल्पी इतना लगा है। हमने क्या किया, डायरेक्ट ए से बी न जाके हमने पहले ए से सी गए हैं और सी से डी गए हैं, उसके बाद हम डी से बी गए हैं। यानी कि ए से सी और सी से डी और डी से बी टोटल जितनी एंथैल्पी लगेगी वो किसकी इक्वल होगी, ए से बी टोटल जितनी एंथैल्पी लगेगी उसी की इक्वल होगी। यानी कि ये होगी। यानी इसको भी आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग तो हमने ए से किया है तो ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बी तक ही हम गए हैं। इधर से घूम के जाएँ या डायरेक्ट जाएँ, हम बी तक ही गए हैं तो ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेट और बी क्या है, फाइनल स्टेट आपका यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टोटल एंथैल्पी चेंज फ्रॉम ए टू बी ए से बी में इज इक्वल टू द विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज इन्वॉल्विंग या इन्वॉल्व्ड इन वेरियस स्टेप्स। वही बात है जो ऊपर दी गई है कि टोटल एंथैल्पी चेंज होगा ए से बी तक, वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ इन वेरियस स्टेप्स के, एंथैल्पी ऑफ वेरियस स्टेप्स के इक्वल होगा। अगर इसको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो देख सकते हैं ए से हम पहले किस पे गए हैं, ए से हम डायरेक्ट बी पे आ रहे हैं, यानी ए बी पे जा रहा है तो उसमें हम मान लेते हैं कि इतनी एंथैल्पी यहाँ पे यूज किया गया है। अगर हम वेरियस स्टेप देखें इसका,
वेरियस या सेवरल स्टेप भी लिख सकते हैं। अगर स्टेप देखें तो अगर हम ए से बी न जाकर ए से हम कहाँ जाएँ, डी तक जाएँ, तो यहाँ पे एंथैल्पी हमारी क्या निकलेंगी, डेल्टा H1। अगर हम क्या करें फिर डी से, शायद सी है ना, सी है पहले, तो ए से हम सी ही आए हैं ना, सी, और फिर सी से हम कहाँ जाए, डी पे जाएँ, तो उस समय एंथैल्पी चेंज क्या होंगी, टू मान लेते हैं। और फिर हम सी से कहाँ, डी से कहाँ जा रहे हैं, फिर हम डी से जा रहे हैं कहाँ पे, बी पे जा रहे हैं, तो इस समय क्या होगा, ये डेल H3 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि द टोटल एंथैल्पी अगर निकालें हम इसको यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह है, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। अगर हम टोटल एंथैल्पी निकालें, द टोटल एंथैल्पी निकालें, तो ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू, ये जो भी हमने यहाँ पे यूज किया वही चीज़ है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3, ये हो जाएंगे ये टोटल एंथैल्पी। इसी को बोलते हैं हेसिस लॉ। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम कार्बन। तो फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड, क्योंकि ये सेवरल स्टेप में होता है, इसमें बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। तो देखिएगा, इसमें अगर कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ इसको बंद किया गया है तभी CO2 मिला है। इस समय जो इसका एंथैल्पी है, टोटल एंथैल्पी है -393.5 किलो जूल, इतने मोल इनवर्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम किलो जूल में ही बस इसको मेंशन किए। सेकंड स्टेप में बात करें, सेकंड स्टेप का या सेकंड मेथड लिख सकते हैं या सेवरल स्टेप लिख सकते हैं कि हम डायरेक्ट CO2 न बनाएं, हम पहले इसके अंदर के कुछ मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसके बाद CO2 बनाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, और एक कार्बन ही है, एक कार्बन है, कार्बन को पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन दिया, हाफ ऑक्सीजन दिया, ये CO बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लिया, एक जो होते हैं ये भी। तो इसका जो डेल्टा H आया है हमारा, ये H1 मान लेते हैं, ये आया हमारा -110.5 किलो जूल। अगर फिर ये CO आया तो फिर CO से क्या करेंगे, हम फिर ऑक्सीजन देंगे इसको 1/2 बैलेंस करने के लिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, CO और एक ऑक्सीजन बचा, तो यानी कि ये CO2 बन जाएगा। और उस समय इसकी जो एंथैल्पी आई है, यानी कि H2 लिखेंगे, ये आ गई है -283.0 किलो जूल आई है। तो अगर हम टोटल एंथैल्पी निकालें, तो टोटल एंथैल्पी निकालेंगे, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन का हम टोटल एंथैल्पी निकालें तो क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अगर दो ही स्टेप है तो दो ही तक ले जाएंगे, या आप इसको आगे कंटिन्यू प्लस करके डॉट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए टोटल एंथैल्पी हमारा कितना है, सबसे पहले कार्बन से CO2 ही बनाना था, कार्बन से हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन दिया और CO2 बना, इसकी टोटल एंथैल्पी कितनी आएगी, -393.5 इक्वल टू, अब हम CO2 डायरेक्ट नो बना के हम पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर हम इनके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना है तो इनके एंथैल्पी H1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, -110.5 और फिर प्लस लगाएंगे, और H2 वाली यानी कि CO2 की, CO से हम जो CO2 बनाए हैं इसकी है टोटल, ये भी माइनस में -283.0 ये है, तो ये हो जाएंगे -393.5 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाए यहाँ पर हो जाएंगे 393, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन बड़े साइन का यूज करते हैं माइनस। तो आप देख लेते हैं कि टोटल जो एंथैल्पी होती है, चाहे वन स्टेप में हो चाहे सेवरल स्टेप में हो, क्या होते हैं वो दोनों की जो एंथैल्पी क्या होती है हमेशा सेम आते हैं। यानी कि अगर हम सी से हम CO2 बनाए हैं, इसकी एंथैल्पी इतनी आई है, हम सी से CO2 न बना के पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाए हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से CO2 बनाए हैं, यानी कि इसको भी ऐड किए हैं, तो ये टोटल एंथैल्पी जो कार्बन से CO2 बनाने की होती है वो उसके ही इक्वल आई है। तो इसी को बोलते हैं हेसिस लॉ।
वन अनदर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन वाटर फ्रॉम मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, फर्स्ट मेथड में कि मीथेन और ऑक्सीजन को हम, ये मीथेन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हमको अब जानते हैं ये बर्न होगा, ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर में बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल ही निकलते हैं। तो इसमें इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 कर लें, यहाँ पर भी 2 कर लें, 2 2 4 हो जाएंगे, यानी कि बैलेंस हो गए, सारे एटम बैलेंस हो गए। आप चेक कर लीजिएगा इसको। अगर यहाँ पे डेल्टा एच निकालें तो टोटल डेल्टा एच आता है -212.8 किलो जूल आता है। किलो कैलोरी या किलो अब यूनिट में है, यूनिट में आप किलो जूल मोल इनवर्स भी ले सकते हैं। और सेकंड में है, सेकंड मेथड में है कि हम क्या करें कि हम डायरेक्ट मीथेन और ऑक्सीजन का यूज़ करके CO2 और H2O बनाए, हम ऐसा ना करके स्टेप में चलें। यानी कि पहले क्या करेंगे, मीथेन होगा, मीथेन को हम डिकम्पोज करेंगे कार्बन में और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, जो यहाँ पर जो डेल्टा HO निकल के आएगा हमारा 18 किलो जूल आएगा। और अगर फिर हम ये जो कार्बन है, ये कार्बन ले और इस कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें तो ये हमारा CO2 बनेगा। और इस समय जो डेल्टा H2 हमारा आता है ये -94.0 आता है किलो जूल। और इसके बाद से जो यहाँ पे हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पे फिर हमने हाइड्रोजन लिया है और इस हाइड्रोजन को दोबारा हम ऑक्सीजन से बैलेंस रिएक्ट करा दिए तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। उस समय ये डेल्टा H3 की वैल्यू आ गई है -136.8 किलो जूल, ये आ गई है। यानी कि अब इसका टोटल अगर एंथैल्पी हम निकालें, इसका हम टोटल एंथैल्पी निकालें, टोटल एंथैल्पी चेंज निकालें इनका, तो देखिए डेल्टा H इक्वल टू कितने स्टेप हैं, 1 2 3 स्टेप हैं। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। देखेंगे कि डेल्टा H1 की वैल्यू क्या है, अच्छा डेल्टा H की वैल्यू है -212.8 इक्वल टू डेल्टा H1 की वैल्यू है 18 और फिर से H2 की वैल्यू क्या है, माइनस में है 94.0 फिर ये प्लस है, फिर डेल्टा H3 की वैल्यू है -136.8, ये तो ये होगा -212.8 इक्वल टू 18, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, 94.0 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये इतनी हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -212.8 इक्वल टू 18, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके -230.8, ये आ जाएगा माइनस वाले को। अब क्या करेंगे, हम 18 से इसको माइनस करेंगे, जब 18 से इसको माइनस करेंगे तो 212.8 18 से माइनस करेंगे तो ये बड़ा साइन यही है तो माइनस में आएगा, और इसको माइनस करेंगे 18 को तो ये हो जाएगा 8, अब उसके बाद से ये 2 फिर 1 एंड 2, हाँ ये आपका वैल्यू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे जो टोटल एंथैल्पी है और जो सेवरल एंथैल्पी में हुए हैं चेंज, वो दोनों की दोनों एंथैल्पी चेंज करके सेम आई है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं हेसिस लॉ। इसके एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, हेसिस लॉ के एप्लीकेशन, ये टोटल के टोटल इसकी वैल्यूज हो गई। इसके एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, हेसिस लॉ, ये एप्लीकेशंस, हेसिस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन ये होते हैं कि कैलकुलेट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि इसके यूज से हेसिस लॉ से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी रिएक्शन का हम एंथैल्पी फॉर्मेशन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हेसिस लॉ से। दूसरी पॉइंट ये है कि हम इससे हम बॉन्ड एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टू डिटरमाइन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी भी इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसे हम रेजोनेंस एनर्जी भी डिटरमाइन करेंगे। रेजोनेंस होती क्या है, हम इसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। टू डिटरमाइन
डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी, इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और इससे अभी हम लैटिस एंथैल्पी पढ़े थे, इससे हम लैटिस एंथैल्पी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो ये इनके क्या है, ये इनके एप्लीकेशन है। हेसेस लॉ से हम इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।